पढ़ेंगे क्या, चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैसा कि आपको पता होगा। तो देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो भैया दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम हर चीज देखते हैं ना, इकोलॉजी देखते हैं, ये सब देखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे और उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे उनके प्रोसेसेस को हम परफॉर्म करते हैं, क्या क्या वो प्रोसेसेस हैं जिससे कि इनके प्रिंसिपल को हम जस्टिफाई करते हैं। पहले हम समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। यूरोपियन फेडरेशन की बात हमने समझ ली। जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी जीन का मैनिपुलेशन तो कर रहे हो, लेकिन स्टेरलाइज कंडीशन भी हम मेंटेन कर रहे हो, यही प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं कि आम को मीठा बनाने के चक्कर में हमने कोई और बीमारी भी साथ भेज दी, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जीन ही पहचान जाएं, उसको आइसोलेट कर लें और आइसोलेट करने के बाद जहां पे हम भेजना चाहते हैं उसे इंट्रोड्यूस करें, और जो भी डिजायरेबल फिनोटाइपिक चेंज देखना चाहते थे अपने होस्ट में वो दिखने लगे, दैट इज द गुड। पता चल गया कि भैया ये जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन इस डीएनए में मौजूद है, तो हमें एक मॉलिक्यूलर सीजर मिल गई है। हम उस कैंची की मदद से उस जीन को काट रहे। तो हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को भी काट लिया सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके, और हमारा जो डिजायर्ड जीन था उसको भी काट लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके। यहाँ डायग्राम में आप बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे कि स्टिकी एंड है क्या। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, बस डायग्राम में कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा, उसका पर्पज भी समझ में आ जाएगा आपको। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में रिकॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से जुदा कैसे कर पाए। वो केवल एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस क्वालिटी को तो हमने खा लिया। हेलो रॉक स्टार्स, तो क्या हालचाल। तो भैया पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और चलती रहनी चाहिए। आखिरी मुकाम पे हैं, आखिरी पड़ाव पे हैं, बस एक दम और लगाइए और अपने चहेते मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बच्चे आसान है टॉपिक, डरते बहुत है। तो डरने की जरूरत नहीं है, हम उन्हीं पॉइंट्स को टैकल करेंगे जहां से आपसे सवाल पूछे गए, और एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिएगा तो डेफिनेट सी बात है इस चैप्टर से जो डर रहा है आपका, जो जुड़ा हो रहा है कि नहीं भैया बहुत टफ है, वो खत्म हो जाएगा। और जो भी एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी बेस्ड आने वाले आपके क्वेश्चंस हैं नीट में, वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको कुछ देर कॉन्सेंट्रेट करके अपने स्क्रीन पे नजरें गड़ाए रखना है, ठीक है। तो स्क्रीन पे नजरें गड़ाए रखिए और पढ़ेंगे क्या। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैसा कि आपको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और लगभग आप ही को नहीं, जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो इस चैप्टर में लगता था कि यार क्या ही भौकाल मचा हुआ है। ऐसा होता है क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हमको ऐसे पढ़ाए जाते हैं ना कि उनको टफ बनाया जाता है पढ़ा के, लेकिन उनको टफ तरीके से नहीं पढ़ना है। नॉर्मल चैप्टर ही है यार, इंसान कहां पहुंच गया आज की डेट में, तो बायोटेक्नोलॉजी क्यों नहीं समझेगा। आखिर में हमारे द्वारा सर्च की हुई तो टेक्नोलॉजी, हमारे द्वारा नहीं, साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो वही है, उन्होंने ही डेवलप की। तो देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो भैया दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम हर चीज देखते हैं ना, इकोलॉजी देखते हैं, ये सब देखते हैं। तो बायो मीन्स जान ही रहे होंगे भैया, पढ़ रहे हो, और टेक्नोलॉजी मतलब समझ ही रहे होंगे। तो डेफिनेट सी बात है यार कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बायोलॉजी के फील्ड में करें, अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो देखेंगे क्या टेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे और उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे उनके प्रोसेसेस को हम परफॉर्म करते हैं, क्या क्या वो प्रोसेसेस हैं जिससे कि इनके प्रिंसिपल को हम जस्टिफाई करते हैं, यही बात हमें देखनी है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी जब बोलते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स फॉर द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। इस बात को बड़ा क्लियरली हम आपको समझाना चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिज्म को या उसके द्वारा बनाए हुए किसी एंजाइम को या उसके द्वारा बनाए हुए किसी प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल, चाहे वो कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या फंगस हो या एनिमल, व्हाटएवर, बट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा बनाए हुए किसी एंजाइम का यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा बनाए हुए किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमंस। Okay, then the branch of science that deals with this and that is known as biotechnology. अब हम इसमें पढ़ने वाले क्या है यार, थोड़ा सा भैया इलाबोरेट कर दो, कि भैया इलाबोरेट कर दोगे कि नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कि कैसे यूज करेंगे, कौन सा एंजाइम है। तो समझिए, इसको थोड़ा फोकस होकर समझिएगा, आपकी अपनी भाषा में समझिएगा। जो एग्जांपल मैं शुरू से देता आ रहा हूं वही एग्जांपल दूंगा। सपोज करिए कि आई हैव ए मैंगो ट्री, मेरे पास एक आम का पौधा है। बहुत सिंपली मैं समझा रहा हूं। एक ये आम होता है उस पे, और दूसरा जो पौधा है उस पे ऐसा इतना बड़ा सा आम होता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों में से सभी लोगों को मैंगो तो पसंद हो, लेकिन हमने देखा कि जो हमारा छोटा सा आम हो रहा है वो बहुत स्वीट इन टेस्ट है, बहुत मीठा है भैया। क्या है भैया? बहुत मीठा है। और जो ये बड़ा वाला आम हो रहा है, इसका फल तो बड़ा है लेकिन है खट्टा।
खट्टा है, यानी एक स्वीट है और एक सार है। हमारी दिली तमन्ना क्या होगी इंसान होने के नाते कि भैया कुछ ऐसा होता कि हमारा जो बड़ा आम है वो मीठा हो जाता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। सही बात है, चलिए अच्छी बात होती कि अच्छा होता। तो जब इसे छोड़ते हैं, तो अगर हम ऐसा सोचते तो पुराने दिनों में क्या करते, हम यही करते कि इसका पॉलिन ग्रेन इस पे या इसका पॉलिन ग्रेन इस पे, हम पॉलिनेट कराते, क्रॉस पॉलिनेशन कराते, और हम प्रयास करते कि इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में यानी मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर में हमें कोई ऐसा प्लांट मिल जाए जिसमें फल भी बड़ा हो और वो मीठा भी हो। लेकिन जब हम इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब कराएंगे तो एक बात जरूर इंश्योर रखिएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के दौरान ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं कैरेक्टर वही कैरेक्टर ट्रांसफर हो, उसके अपार्ट और भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। मे बी न हो ट्रांसफर जो हम चाहते हैं वो। ये तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है कि अगर हम इसके बीच क्रॉस कराएं तो हो सकता हो कि अगले जनरेशन में जो हमें पौधा मिले उस पे जो मैंगो आए, जो आम आए, वो क्या हो, मीठा हो। ये तो हमारी सोच है। लेकिन सोचिए ऐसा होता कि ये आम मीठा क्यों है और ये आम खट्टा क्यों है, ये बात ही हमें पता चल जाती। तो हमारा साइंस धीरे 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 डेवलप करना शुरू हुआ और हमने देखा, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ा होगा, कि हमारे यहां जीन की अगर हम बात करें तो हमारे यहां जितने भी कैरेक्टर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट की बात कर लें, फंगस की बात कर लें या एनिमल की बात कर लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो जो भी उसके अंदर कैरेक्टर है, बड़ा है, छोटा है, मीठा है, खट्टा है, ये सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं किसी फैक्टर के द्वारा और उसी फैक्टर को नाम दिया गया जीन। यानी हम बोल रहे हैं कि ये स्वीट इन टेस्ट है, मींस इस स्वीटनेस के लिए, इसके मीठे होने के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा और इसका खट्टा होना भी किसी जीन के वजह से ही होगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि भैया अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, क्या होता भैया, कि यार हमें पता चल रहा है कि इस जीन के वजह से, जीन क्या होता है, जीन इज द स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोड करता है सर्टेन प्रोटीन को, और वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है किसी सर्टेन कैरेक्टर के लिए। क्लियर है? चलो क्लियर है। तो ऐसा होता कि हम जीन को पहचान पाते और पहचानने के बाद इस जीन को निकाल लेते और निकालने के बाद इस जीन को यार ये हम यहां डाल देते तो ये मेरा बड़ा वाला आम भी मीठा हो जाता। क्लियर है? यस या नो? ये तो बहुत अच्छी बात होती भैया कि हमारा आम वैसे के वैसे रह गया, लेकिन जो स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन था उसको हम ट्रांसमिट कर सके, इसमें ट्रांसफर कर सकें, इसमें हम डाल सकें ताकि ये हमारा बड़ा वाला आम मीठा हो जाए, अब खट्टा ना रहे। तो कितना मजा आ जाए। हमने क्या किया, इसमें यूज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उनके द्वारा बनाए हुए किसी एंजाइम या प्रोटीन का या उनके द्वारा बनाए हुए किसी प्रोडक्ट का फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। यानी यही होगा, हम जीन के साथ मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन का मतलब समझते हैं? मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जीन के साथ छेड़छाड़। जैसे इंजीनियर होता है तो इंजीनियर क्या करता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो क्या करेगा, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर कर सकता है कि आगे का पहिया पीछे लगा दिया, पीछे का पहिया आगे लगा दिया, वो यही वो कर सकता है, डेफिनेट सी बात है, और अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। वैसे ही अगर हम जीन की हेरा फेरी करें तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। बट हम ध्यान क्या रखते हैं, एंड दैट इज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी एंजाइम या किसी प्रोडक्ट या व्हाटएवर इस्तेमाल करते हैं फॉर जस्ट टू बी यूजफुल फॉर द ह्यूमंस। दैट इज आवर पॉइंट, दैट इज आवर पॉइंट। चलिए इतनी बात हो गई, अच्छी बात है कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। अब बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंस बायोटेक्नोलॉजी एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organism cells part thereof and the molecular analog for the product and services। पहले हम समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। यूरोपियन फेडरेशन की बात हमने समझ ली। जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली दो प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली दो प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन कौन सा प्रिंसिपल भैया? द फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा क्या है?
दो बातें बहुत छोटे छोटे में बता रहे हैं। पहला प्रिंसिपल इसका कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे यानी जीन के साथ मैनिपुलेशन करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जीन के मैनिपुलेशन के दौरान कोई इन्फेक्टेड या कोई भी ऐसा इंफेक्शियस डिजीज या कोई फैक्टर हम ट्रांसफर ना कर रहे हो। जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी जीन का मैनिपुलेशन तो कर रहे हो लेकिन स्टेरलाइज कंडीशन भी हम मेंटेन कर रहे हो, यही प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं कि आम को मीठा बनाने के चक्कर में हमने कोई और बीमारी भी साथ भेज दी, ऐसा नहीं करेंगे। तो दो प्रिंसिपल पे काम करता है कि भैया जीन का मैनिपुलेशन करेंगे बट स्टेरलाइज कंडीशन जरूर मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब समझ रहे होंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टू मेक स्टेरलाइज कंडीशन इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी किसके किसके साथ डील्स करेगा, तो माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस लाइक कर्ड मेकिंग हो गया, ब्रेड मेकिंग हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स हो गए, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन हो गया, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, कोई डिफेक्टिव जीन हो तो उसको सही करने में, यानी इतने सारे फील्ड हैं जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी को डील करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमें किसी माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस पे जाना हो, चाहे दूध से दही बनाना या कोई भी हम इंडस्ट्रियल मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हो यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द नेचुरल प्लेस करा रहे हो, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कराते हैं, सिंथेसिस कर रहे हो या किसी जीन का यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो हम डीएनए के द्वारा डीएनए वैक्सीन का, या करेक्ट कर रहे हो किसी डिफेक्टिव जीन का, दैट इज द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, क्लियर? यस। आगे की बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है उसकी हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द टेक्निक इन विच, पहला हमने बताया प्रिंसिपल क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला हमने क्या बताया था भैया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही तो प्रिंसिपल है इसका। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, इज केमिकली अल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम किसे कहेंगे भैया, तो हम अल्टर कर रहे हो, डीएनए हो या आरएनए हो, जस्ट चाह रहे हैं कि फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाए उसका। और दूसरा है बायो प्रोसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस in chemical engineering process for growing desired microbes eukaryotic cell in the large quantity for the manufacture of antibiotics, vaccines and enzymes। हम स्टेराइल कंडीशन मेंटेन रखेंगे, यही तो दो प्रिंसिपल था। ये दो बातें जरूर याद रखिएगा कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग तो परफॉर्म करेंगे लेकिन स्टेराइल एम्बियंस भी बना कर रखेंगे ताकि अनडिजायरेबल या अनवांटेड पार्टिकल्स या अनवांटेड माइक्रोब्स इंटर ना करें, ठीक है। चलिए भैया, फिर हम बात करें तो हम कर क्या सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हम एक जीन लिए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीन कहीं भी वेलफेयर के लिए या किसी अच्छे जीन, किसी अच्छी चीज को कोड कर रहा है, किसी अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हो, तो हम चाहते होंगे कि उस जीन को भैया यहां पे ला देते। जैसे मान लीजिए हम स्वीट इंटेस्ट बोला तो स्वीटनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, हम कैसे जानेंगे, तो पहला स्टेप तो हमारा यही होगा ना भैया कि उस जीन को पहचाने, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। उस जीन को आइडेंटिफाई करना जिसके पास वो, उस डीएनए को आइडेंटिफाई करना जिसके पास वो डिजायरेबल यानी हमारी चाहत का जीन है, जो हमारी चाहत का प्रोटीन बनाता है, जो हमारी चाहत के कैरेक्टर दिखाता है। दूसरा क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। जो भी हमने पहले तो पहचान लिया और उसके बाद क्या किया, अपने छोटे वाले आम में मैंने पहचाना कि भैया ये जीन रिस्पॉन्सिबल है मीठा होने के लिए। फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी मेथड का इस्तेमाल करके उसे आइसोलेट किया, वहां से निकाला और फिर उसे इंट्रोड्यूस किया अपने बड़े वाले आम में, एंड दैट इज द सेकंड प्रोसेस, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। तीसरी बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू द प्रोजेनी, ठीक है। ये तीन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करें अगर हम, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, पहला स्टेप हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा जो डीएनए है, एकदम सीक्वेंस में पढ़ते चलेंगे हम लोग। कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या था, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन एंड डिजायरेबल जीन। पहले हमने बताया ना कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते थे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने के बाद हो सकता था कि हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर हमें मिले ना मिले, दैट इज ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड। फिर हम बात करें कि इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली डिजायरेबल जीन आर इंट्रोड्यूस, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से जो भी हमारा डिजायरेबल जीन है उसको पहचानेंगे और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड यही था, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में तो हम हाइब्रिडेशन का इस्तेमाल कर लेते, हो सकता था कि हमें अपना डिजायरेबल कैरेक्टर मिलता ना मिलता,
लेकिन उससे बहुत सारे लाभ भी हो सकते थे, बहुत सारे हानि भी हो सकती थी, लेकिन बहुत ही लंबा और मैनिपुलेटिव प्रोसेस था। लेकिन अगर हम जीन ही पहचान जाएं, उसको आइसोलेट कर लें और आइसोलेट करने के बाद जहां पे हम भेजना चाहते हैं उसे इंट्रोड्यूस करें और जो भी डिजायरेबल फिनोटाइपिक चेंज देखना चाहते थे अपने होस्ट में वो दिखने लगे, दैट इज द गुड, अच्छी बात है हमारी। तो फिर बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अ वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड इज यूज्ड टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। अब ध्यान रखिएगा, हमने बोला कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि चलो भैया इस छोटे वाले आम में एक जीन है, मान लीजिए हमने बोला ये जीन है, हम चाहते हैं कि इस बड़े वाले आम में जीन चला आए। लेकिन कैसे चलाएगा? ऐसे थोड़े कि हम इधर निकालेंगे और कहेंगे भैया तुम ले लो इसे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। हम किसी ना किसी वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो वेक्टर की तरह जो इस्तेमाल करते हैं होता है प्लाज्मिड। हम उस वेक्टर के माध्यम से अपने होस्ट सेल में अपने डिजायर्ड जीन की एंट्री कराते हैं एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अब क्वेश्चन आएगा कि भैया प्लाज्मिड होता क्या? प्लाज्मिड होता क्या है? तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है जो अपने रिप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होता है। प्लाज्मिड की एक खासियत होती है, अभी प्लाज्मिड के बारे में और जानेंगे। A vector DNA such as plasmid is used to deliver an alien piece of DNA into the host organism। जैसे मान लीजिए यहाँ बैक्टीरियल डीएनए है, यहाँ प्लाज्मिड हमने लिया। अभी हम देखेंगे और भी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम समझ लें हमने क्या किया। बैक्टीरियल डीएनए से मान लीजिए हमें कोई ऐसा प्रोटीन या कोई ऐसा एंजाइम मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि उस एंजाइम का हम इस्तेमाल करें किसी और ऑर्गेनिज्म में। तो हमने प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर इस्तेमाल किया और उस जीन को ट्रांसफर करने में इस ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस प्लाज्मिड को हमने इस ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया। ऐसे हमारा मेथड होगा। ठीक है भैया, चलिए फिर क्या होगा? तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इट्स टू इट्स प्रोजेनी। A piece of alien DNA has no number of sequence called origin of replication needed for the starting replication, so it cannot be multiply itself in the progeny cells of the organism. Hence, alien DNA has integrated into the recipient genome. It has ORI. It multiplies and inherit along with the host DNA. अभी हम इस पे बात करेंगे, इसको थोड़ा प्यार से समझाएंगे आपको ताकि इस लाइन का मतलब आपको समझ में आए। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आए, इसके लिए मैं प्यार से इस बात को समझाऊंगा जरूर। अब एक कहानी हो रही है, समझिएगा, एक कहानी चल रही है कि भैया ऐसा होता कि जीन हम पहचानते, जीन पहचानने के बाद उसे निकालते और निकालने के बाद किसी वेक्टर की मदद से इसे ट्रांसफर कर देते, तो हमें वही कैरेक्टर मिलता जो हम चाहते थे। अब क्या हुआ? हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिनका इस चीज में बड़ा योगदान रहा, बड़ा रोल रहा, कोहेन और बायर। बायर और कोहेन साहब का अगर योगदान ना होता तो आज बायोटेक्नोलॉजी ना होती और हम बायो में बहुत पीछे होते। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एंड inserting a foreign piece of DNA into the host organism to produce a new genetic combination is called recombinant DNA technology। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसका नाम दिया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है बेसिकली, तो हम किसी फॉरेन या एलियन डीएनए को किसी अदर के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करें, एक नया कॉम्बिनेशन बना दें उसके जीनोम का, एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कैसे किया? इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया किसमें? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम में। साल्मोनेला टाइफ्यूरियम का इन्होंने इस्तेमाल किया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। लिखा होगा द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर इन 1972। They isolated an antibiotic-resistant gene, the piece of DNA, from the plasmid of Salmonella typhimurium. It was linked with the plasmid vector and transferred it into the Escherichia coli. As the result, the gene was expressed and multiplied in E. coli. इन्होंने क्या किया? इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब इनकी योगदान की कहानी हम थोड़ा बता देते हैं आपको। इनके योगदान की कहानी हम बता देते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कोहेन और दूसरे का नाम था बायर। इन्होंने दोनों ने अलग अलग दो चीजें खोजी। एक ने खोजा क्या? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरे ने डिस्कवर किया क्या? प्लाज्मिड। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से बाइंड होते हैं और उसे काट देते हैं। जब काटते हैं तो डेफिनेट सी बात है इसे हम नाम देते हैं एक और मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर। ऐसा नहीं है कि ये कोई कैंची है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया हुआ ये भी एक प्रोटीन ही है
जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, बायोलॉजिकल कैंची की तरह काम करता है। और प्लाज्मिड के बारे में हमने बताया ही कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है हमारा प्लाज्मिड। तो करना क्या है, इन्होंने जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए खोज लिया, हमने मान लीजिए जीन आइडेंटिफाई कर लिया, जीन पता चल गया कि भैया ये जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन इस डीएनए में मौजूद है, तो हमें एक मॉलिक्यूलर सीजर मिल गई है, हम उस कैंची की मदद से उस जीन को काट लें। और इन्होंने बोला कि भैया एक प्लाज्मिड नामक आइटम होता है जो न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होता है, तो हम क्या करें, वो जीन जो मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करके लाए हैं उसको अगर इस प्लाज्मिड में जोड़ दें, यहां का भी जीन काट लें और जो खाली जगह बचे उसमें जोड़ दें। अब क्या हुआ, जो प्लाज्मिड बना वहां पे तो नया जीन आ गया। अब इसी प्लाज्मिड को हम जहां पे चाहते थे कि इनमें चेंजेज हो, उसमें ले जाके इनकॉर्पोरेट कर दें, तो भैया उनके जीन में तो एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। यही कहानी है मेन। तो इन्होंने जो दो अलग अलग चीजें डिस्कवर की, तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यही बातें हम कर रहे हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ये बायोलॉजिकल कैंची क्या करता है, डीएनए को किसी स्पेसिफिक सेगमेंट पे, जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, अभी हम पैलिंड्रोम का जिक्र करेंगे, उस पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके में दिया गया होगा, जो भी दिया गया होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर की तरह हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम जो भी डिजायर्ड जीन है उसके बहुत सारे क्लोन बनाते हैं और होस्ट में उसको हम क्या करते हैं, डालते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो जो हमें करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, उस चीज को जरा समझिए। पहले तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी पहले हम देख लें प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमें किसी चीज से कोई नया जीन ऑब्टेन करना है, पता चला कि भैया इसके में वो जीन है। अब हम चाहते हैं कि उस जीन को हम क्या करें, किसी दूसरे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करें, तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारे टूल चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल की बात कर लें, अगर बायोटेक्नोलॉजिकल टूल की अगर हम बात कर लें कि बायोटेक्नोलॉजी के टूल क्या क्या है, तो पहले तो हमें बहुत सारे एंजाइम चाहिए। बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा भैया, पहले हथियार तो चाहिए ना। और एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम चाहिए पहले भी जान लीजिए। एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें एंजाइम में, तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, पढ़ा होगा आपने, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। हम केवल आपको समराइज वे में बता रहे हैं यहां पे, क्योंकि आपके पास उतना एग्जैक्टली टाइम नहीं है, अदरवाइज तो 4-5 लेक्चर लेता। लेकिन फिर भी आप कॉन्साइज वे में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे आंसर कर सके, वहां पे पीछे ना रह जाए, उसके लिए हम समराइज वे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हमें चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। पढ़ा होगा आपने। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो बाहर से डीएनए को कट करता है, एंडोन्यूक्लियस बीच के सेगमेंट से कट करता है, लेकिन दोनों के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए। फिर क्या चाहिए, मान लीजिए हमने काट लिया, तो हमें चाहिए अब क्या, लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज। लेकिन इन सबको पाने से पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या लाइगेज, चलिए हमने दे लिया, लाइगेज एंजाइम ले लिया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ले लिया, तमाम एंजाइम्स ले लिया, डीएनए पॉलीमरेज ले लिया, चलिए। लेकिन मान लीजिए जो भी जहां से भी हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम अपना डिजायर्ड जीन प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़े कि प्लांट में ऐसे जाएंगे और जीन निकाल के लेके चले आएंगे। तो प्लांट सेल में जो जीन होगा वो डेफिनेट सी बात है न्यूक्लियस में होगा, तो हमें सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमें अगर प्लांट के केस की बात करें, प्लांट अगर हमारा जहां से जीन ऑब्टेन कर रहे हैं या हमारा होस्ट है, तो प्लांट के सेल में हमें सेलुलोज चाहिए, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, और पैक्टिनेज चाहिए। अगर मान लीजिए वही डिजायर्ड जीन या वही होस्ट हमारा फंगस हो, तो उसके सेल वॉल को क्रॉस करने के लिए हमें काइटिनेज चाहिए। अगर मान लीजिए हमें कोई डिजायर्ड जीन बैक्टीरिया से मिल रहा हो, तो उसके सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हमें लाइसोजाइम चाहिए। यही एनिमल से मिल रहा हो मान लीजिए किसी, तो उसके सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो प्रोटीएजेज चाहिए,
और लाइपेजेज चाहिए। तो हमें बहुत सारे एंजाइम, सेट्स ऑफ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे सेट्स ऑफ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। यहां इस एंजाइम का इस्तेमाल करके हम पहुंच जाएंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जैसे इनके मदद से हम कहां पहुंच गए, सेल के अंदर पहुंच गए जहां से जीन निकालना है या जहां जीन डालना है। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके हमने उन्हें काट लिया, काटने के बाद लाइगेज का इस्तेमाल करके हमने इन्हें जोड़ लिया। डीएनए पॉलीमरेज के इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे इसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर ली। ये तो तरीका हो गया। फिर हमें बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और भी चीजें चाहिए। जैसे हमें वेक्टर चाहिए, वेक्टर के तौर पे, यानी वेक्टर मतलब संवाहक हो गया। वेक्टर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड को, तो उसकी भी बातें हम करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, हमें होस्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, कि जिसमें हम जीन ले जाएंगे वो होस्ट भी तो चाहिए हमें। तो एंजाइम चाहिए, वेक्टर चाहिए, होस्ट चाहिए। उसके बाद बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले। ऐसा थोड़ी कि ऐसे हो गया, जीन बैठा हुआ था और आपने दम से कर दिया ले जाके, नहीं, बहुत सारे टेक्निक्स लगेंगे। ये पूरा मिला के हम टूल अगर देखें तो हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए भैया। एक वेक्टर चाहिए जिसकी मदद से हम ट्रांसफर करेंगे, एक होस्ट चाहिए जिसमें हम ट्रांसफर करेंगे, और टेक्निक्स लगेंगी इसके लिए, काटने में, पीटने में, जोड़ने में, ट्रांसफर करने में। तो इतनी सारी बातें हमें बायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल की तरह से देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिसे कि हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, तो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इनटू द फ्रैगमेंट। दे बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लिएजेज। ये न्यूक्लिएजेज के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो वो डीएनए के किसी स्पेशल सीक्वेंस पे अटैच होते हैं। जैसे आपके यहाँ एग्जांपल दिया होगा मलयालम। मलयालम को अगर हम पढ़ें, MALAYALAM, तो मलयालम को चाहे हम इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, दोनों तरफ से पढ़ने पे हमें जो प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, हमें जो मिलेगा, रीडिंग मिलेगी, वो मलयालम ही मिलेगी। ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब आपके यहाँ जो मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल किया गया है, तो बेसिकली वो किस पे, उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GAA। कई बार तो यही सवाल पूछा गया, TTC, याद रहे, 3 डैश, फिर इधर 5 डैश हो जाएगा, तो GAA TTC 3 डैश। ये हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो हम अपना अभी जो अपना आए दिन दिखाते हैं वो देख रहे होंगे। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर जो है वो भी 2 तरह के होते हैं। कुछ स्टिकी एंड प्रोवाइड करते हैं और कुछ जो है ब्लंट एंड प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिएगा, स्टिकी एंड कब मिलेगा हमें, जब कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर जो है वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड को जब ब्रेक करेगा तो हमें स्टिकी एंड मिलेगा। लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर के साथ साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो हमें ब्लंट एंड मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें आपने पढ़ी होंगी, हम बस रिवीजन के तौर पे आपको बता रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर की बात करें तो जैसे हम बताते हैं क्या, उसका एक स्पेशल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो मान लीजिए हमारा जो जहां से हमें डीएनए निकालना है, जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में हमें कोई प्रोटीन मिला, जैसे मान लीजिए हम आम की ही बात कर रहे हो, तो हुआ क्या हमारे साथ कि हमने आम का पूरा डीएनए सीक्वेंस निकाला। जब पूरा डीएनए सीक्वेंस निकाला तो हमने देखा कि जो हमारा आम था उसका ये वाला हिस्सा, यानी यहां वाला जो डीएनए था, ये वाला जो डीएनए फ्रेगमेंट था, वो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए भैया, इसके पास कोई कोड था जिसकी वजह से एक ऐसा प्रोटीन बनाता था जो कि उस आम को मीठा करता था। तो बेसिक सी बात है, इस केस में इस फ्रेगमेंट को अगर हम बोले तो ये हमारा फ्रेगमेंट किसी प्रोटीन को बना रहा है, तो हम बोलेंगे हमारा डिजायर्ड जीन है। क्या है भैया, ये हमारा डिजायर्ड जीन है। अब हम इसी को हम काटना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं, तो हम मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट करेंगे, करना भी चाहिए। अब दूसरा क्या करेंगे, हमें चूंकि वेक्टर भी लेना है तो वेक्टर लेंगे। तो वेक्टर के बारे में हम बोलते हैं कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर हमारे यहां होता है, जो हमने एक वेक्टर ले लिया, हमने बताया कि ये प्लाज्मिड है। क्या कर रहे हैं भैया, प्लाज्मिड है। अब हम दोनों पे जहां से हम डीएनए ऑब्टेन कर रहे हैं और जो हमारा वेक्टर है, दोनों को ट्रीट करेंगे, एक मीडियम में लेंगे और ट्रीट करेंगे विथ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, अलग अलग नहीं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका पर्पज बस यही है कि जब 2 सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे अटैच होगा और डीएनए सीक्वेंस को कट करेगा।
तो मान लीजिए अटैच हुआ होगा, और अटैच होने के बाद क्या हुआ, हमने ऐसा सीक्वेंस ऐसा इस्तेमाल किया था जो इसको यहां से काट दिया, यहां से कट कर दिया। हमारा मॉलिक्यूलर सीजर जुटा, इनको यहां से कट कर दिया और इनको यहां से कट कर दिया। ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को भी काट लिया सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके, और हमारा जो डिजायर्ड जीन था उसको भी काट लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके। अब नेक्स्ट बारी आएगी कि हमारी चाहत है कि हम इस प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करें ताकि इसकी क्लोनिंग कर सकें। अब हम करेंगे क्या, इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, तो हम डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे भैया, डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, और डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करके जो इनका कटा हुआ हिस्सा है वहां पे अपना डिजायर्ड जीन डाल देंगे। अब चूंकि ये प्लाज्मिड हमारा जो है वो क्या है, न्यूक्लियस से फ्री है रिप्लिकेशन की प्रक्रिया के लिए, रिप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए। तो अगर हम किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके साइटोप्लाज्म में जाएगा, उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करके वो जो लाल वाला हिस्सा दिख रहा है जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेगा। यही तो है क्लोनिंग। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा। ये प्लाज्मिड कैसा होना चाहिए, क्या क्या सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। जो सवाल है एकदम फिक्स पूछा जाता है, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि आपका ये चैप्टर आसान कैसे होगा। तो टूल्स की बात कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करेगा। इन 1963 2 एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई और आइसोलेटेड। वन एंजाइम एडेड methyl groups to the DNA and the other restriction endonuclease cut DNA. More than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria. लगभग आज के डेट में हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि लगभग 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से हमने ऑब्टेन किया। अब हमारे पास पूछा भी जाता है कई बार नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे एंजाइम का सुना होगा नाम, जैसे हिंद 3 सुना होगा, ई कोराई सुना होगा, PBU1, साल1, ये सब तमाम नाम सुना होगा। इनकी नेमिंग के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। तो नेमिंग के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो अगर हम किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिखते हैं तो जो पहला कैपिटल लेटर में वर्ड लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस को। बाकी के जो 2 वर्ड होते हैं स्मॉलर लेटर में लिखे जाते हैं वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। जो उसके 2 के बाद जो चौथा वर्ड होता है उसे कहते हैं स्ट्रेन। और जो रोमन अंक होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि चौथे नंबर पे द ऑर्डर विच एंजाइम्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, किस ऑर्डर में ऑब्टेन किया गया है, कौन से ऑर्डर में, पहले ऑर्डर में, दूसरे ऑर्डर में। तो ये जो नाम लिखता है इसका नॉमेनक्लेचर की विधि है। द फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, सेकंड 2 लेटर्स indicate species of the prokaryotic cell from which they were isolated. For example, E. coli comes from the Escherichia coli, RY13. ठीक है, क्लियर, यस। अब हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, तो टाइप कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज होते हैं। एक्सोन्यूक्लियेज की बात कर लें अगर, तो एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, जैसे कि हमने बताया कि एक्सोन्यूक्लियेज दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। और एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, बीच से कट करता है। दे कट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, दे बाइंड टू द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए एंड कट द डीएनए 2 स्ट्रैंड्स एट द स्पेसिफिक पॉइंट। और वो स्पेसिफिक पॉइंट होता क्या है भैया, तो जहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है। ऐसा आपके बुक में डायग्राम बना होगा कि हमने वेक्टर डीएनए लिया, हमने जहां पे डिजायर्ड डीएनए प्राप्त करना था वो भी लिया, हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया और स्टिकी एंड मिला, और फिर हमने डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करके दोनों स्टिकी एंड को क्या किया, जोड़ दिया। और जोड़ दिया तो एक नया डीएनए कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। क्लियर है भैया, चलिए। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज HindIII, HindII। ये बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डिस्कवर किया गया था। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था भैया वो HindII है। याद रहे, ये सवाल इटसेल्फ बहुत बार पूछा गया है। इट कट्स डीएनए बाय रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर एंड दिस इज कॉल्ड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII एंड दैट इज क्या है, यही है GAATTC। यहां दिख रहा होगा, क्लियर है, क्लियर है भैया, यस या नो। अलग अलग दिया हुआ है यहाँ, कई सारे हमने दे दिए हैं ताकि एग्जाम्पल से आपको याद रहे। लेकिन आपके यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो यू कोराई वाला पढ़ते हैं, इसलिए GAATTC आपके जुबान पे। अलग अलग जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके अलग अलग अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं जो अपने बुक में हम पढ़ रहे होते हैं। पहला आइसोलेटेड डेफिनेटली HindII है, लेकिन जो हम अपने यहाँ पढ़ते हैं वो यू कोराई का पढ़ते हैं, यानी जो एशेरिचिया कोलाई से ऑब्टेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका हम यूज पढ़ते हैं। इसलिए उसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है क्या है, GAATTC। अदर का देखेंगे जैसे HindIII का देखेंगे तो AAGCTT।
अगर हम बात करें BMHI के देखेंगे तो GGAT-CC, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या इंटरेस्ट ऑफ जो इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है वो होता है। Restriction endonuclease recognition at specific palindromic nucleus sequence. It is a sequence of base pairs that read and the same two strand. हमने बताया ये बात कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम किसे कहते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस जिसको दोनों साइड में रीडिंग सेम हो उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। एक कई बार आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है। और बेसिकली ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसका है भैया, तो ई कोराई का है, यानी जो एस्चेरिचिया कोलाई से हमने ऑब्टेन किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। फिर हम बात करें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट्स बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग स्ट्रेच एट द एंड्स, दे आर कॉल्ड स्टिकी एंड। यहाँ डायग्राम में आप बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे कि स्टिकी एंड है क्या। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, बस डायग्राम में कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा, उसका पर्पज भी समझ में आ जाएगा आपको। ये बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देंगे तो इसमें बहुत सारी बातें नहीं होंगी। स्टिकी एंड फॉर्म एच बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट, ये सब बातें आप जान रहे हैं। अब बात आई क्लोनिंग वेक्टर की। इट इज द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। क्लोनिंग वेक्टर किसे कहते हैं, जब हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर है तो हम बोलते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल ही होता है जो फॉरेन डीएनए कैरी करता है और जो रिप्लिकेट कर सकता है किसी होस्ट सेल के अंदर जाके, तो उसे हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो प्लाज्मिड का या तो बैक्टीरियोफाज का। प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज को हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह क्या करते हैं भैया, इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियोफाज दिया हुआ है, यहाँ प्लाज्मिड दिया हुआ है, तो बोलते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है और अपने रिप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होता है। प्लाज्मिड के बारे में अगर हम बात कर लें या क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात कर लें तो प्लाज्मिड आर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1-2 कॉपी पर सेल, अदर हैव 15 to 15 कॉपीज पर सेल। बैक्टीरियोफाज हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। When the cloning vectors are multiplied in the host, the linked piece of DNA is also multiplied to the numbers equal to the copy number of the vector। जितना भी बार मल्टीप्लाई करेगा तो डेफिनेट सी बात है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वही मल्टीप्लाई करेगा, उसके नंबर बढ़ते जाएंगे, इसीलिए इसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। अब हमारे यहाँ क्लोनिंग वेक्टर के रूप में जो इस्तेमाल किया गया है वो PBr322 है। PBr322 है, जरा इसके बारे में समझ लेंगे। अब हमारे यहाँ क्लोनिंग वेक्टर, हम किसको क्लोनिंग वेक्टर बना सकते हैं, उसकी खासियत होनी चाहिए और इससे रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। बहुत बार सवाल पूछा गया है तो हम इस डायग्राम को क्यों ना थ्योरी के पार्ट में समझ लें। जैसा कि हम शुरू से बताते आए हैं आपको एक फार्मूला कि आप इसको कैसे याद करें, क्योंकि आपके नीट एग्जामिनेशन में डायग्राम बहुत ही जहर है और जब भी पूछा गया है तो आपको केवल एक बात याद आई है एंड दैट इज PBr322। बीच में लिखा हुआ PBr322 ही आपको दिखाई दिया है, बाकी कोई बातें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाती एग्जाम में क्योंकि 4 नंबर की बात होती है। PBr320 की हम बात करते हैं तो हम हमेशा सुनाते हैं दो दोस्तों की कहानी, जिसमें एक का नाम है अमित और दूसरे का नाम है प्रशांत पुरवार। ये दोनों दोस्त थे जैसा कि हमने बताया था, अमित और प्रशांत पुरवार जो कि पढ़ाई नहीं करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भैया पढ़ना है। अभी हम जल्दी जल्दी में बताएंगे। तो एक दिन वो लोग डिसाइड किए कि पढ़ना है, तो भैया वो लोग जगे, सुबह जगे होंगे भाई। इस जगह को हमने नाम दिया ORI, ओरिजिनेट हो गए, एंड दैट रिप्रेजेंट द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। फिर उन्होंने कुछ समय लगाया होगा, डेफिनेटली लगाया होगा। ओरिजिनेट होने के बाद कुछ समय के बाद वो दोनों क्या हुए, स्कूल चल दिए। कौन दोनों भैया, तो 2 लोग ही तो थे। कौन कौन भैया, एक प्रशांत पुरवार और एक अमित, यही तो थे। तो प्रशांत को हम डिनोट करने लगे किससे भैया, प्रशांत को डिनोट करने के लिए हमने यूज किया किसका, PST। हमने लिखा PST1 और पुरवार के लिए इस्तेमाल किया क्या, PBU1। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, याद होगा जैसे कि नाम से। और कौन गया प्रशांत पुरवार के साथ, कौन गया, अमित। अमित डिनोट कर रहा है यहाँ एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट क्वालिटी को। यानी इस वेक्टर की बात करें तो इस वेक्टर में जो भी डीएनए सीक्वेंस है उसमें से इतना जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल है इस वेक्टर को जो बनाता है एम्फीसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। इस सीक्वेंस की वजह से हमारा जो प्लाज्मिड है वो क्या है, एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडिया में इजिली ग्रो कर सकता है। तो प्रशांत पुरवार और अमित जब स्कूल गए तो वहां पे हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी, किसमें, हिंदी में।
किस में चल रही थी? हिंदी में। प्रशांत पुरवार और जब पे पहुंचे तो इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी। कहां चल रही थी भैया? हिंदी में चल रही थी। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी हिंदी में, यानी ये 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने बोला कि क्लास चल रही थी हिंदी में, इनको कुछ समझ नहीं आया, तो इन्होंने सोचा चलो टीचर के मजे ले लेते हैं, तो टीचर से इन्होंने नाम पूछा। जो टीचर वाला पार्ट है सीक्वेंस है, इसी प्लाज्मिड में हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो इसे टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट बनाता है। तो टीचर ने नाम बताया था ब्राह्मण सलमान, दैट इज बैम, HI और साल1। ठीक है, बैम, HI और साल1 ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो चले आए वापस। वो अगले दिन स्कूल जब जाने की बात हुई तो हमने बताया था कि पुरवार साहब आए, दूसरा दिन था चूंकि, तो हम PBU2 लिख लेते हैं। और अमित जी से बोलो चलते हैं स्कूल, तो उन्होंने बोला नहीं भैया, फांसी लगा लेंगे रस्सी से, लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। यहां कुछ नॉमिनेशंस है। जैसे अगर आपसे वेक्टर की खासियत पूछा जाए और खास करके PBR 322 की पूछा जाए, तो यहां रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम पे कितने रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, यानी कितने रिस्ट्रिक्शन साइट या कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इस पूरे प्लाज्मिड को लाइगेट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिस्ट्रिक्शन साइट है। सवाल बहुत बार पूछा गया। ORI कितनी है भैया? तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हमारे इस प्लाज्मिड में PBR 322 में, क्योंकि एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, 1 है। ROP यानी प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर जो रिप्लिकेशन है वो कितने हैं? 1 है। फिर हम बात करेंगे कि सेलेक्टिबल मार्कर कितने हैं भैया? तो 2 हैं। सेलेक्टिबल मार्कर क्या होता है? जो एक को दूसरे से अलग बनाए। तो यहाँ पे 2 सेलेक्टिबल मार्कर हैं, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो एक वेक्टर की खासियत होनी चाहिए ये सब चीजें कि सिलेक्टिबल मार्कर होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्टिबल मार्कर कहने का मतलब ये है कि भैया हम अगर रिकॉम्बिनेंट DNA में रिकॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से जुदा कैसे कर पाए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कभी कि कोई हमने लिया प्लाज्मिड और उसको क्या किया, बैम HI से लाइगेट किया, तो सिंपल सी बात है, जब हमने अपना डिजायर्ड जीन जहां से निकालना होगा उसके भी रिस्ट्रिक्शन साइट को हमने बैम HI से ही लाइगेट किया होगा। तो बैम HI से लाइगेट करेंगे तो जो हमारा प्लाज्मिड है उसका तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, यानी ये हमारा जो प्लाज्मिड है अब बहुत ज्यादा टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट तो रहा नहीं, लेकिन ये एम्फीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट रहेगा। और इस जहां पे जो इसका DNA सीक्वेंस था जहां जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट था, अब तो हमने हटा दिया और यहां पे क्या लगा दिया, वह जीन लगा दिया जो हमारा डिजायर्ड जीन था। इसकी वजह से 2 बातें आएंगी, 2 टर्म आएगा। हमने अपने डिजायर्ड जीन के इंसर्शन की वजह से इसके एक कैरेक्टर को खत्म कर दिया, इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोलते हैं। हम यही समझा दे रहे हैं। क्या हुआ भैया, क्या इनएक्टिवेट किया? तो जो ये वेक्टर हमारा कभी टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट हुआ करता था, वो हमारे डिजायर्ड जीन के इंट्रोडक्शन की वजह से उसकी वो क्वालिटी खत्म हो गई, एंड दैट इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर बैम HI से लाइगेट करें, तो बैम HI से लाइगेट करेंगे तो जो हमारा प्लाज्मिड है उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्वालिटी चली जाएगी। अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में क्या करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें हमने नया जीन डाला है वो केवल एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस क्वालिटी को तो हमने खा लिया, एंड दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा, यही सवाल पूछा गया है घुमा फिरा के कई बार। तो ये बातें दी हुई हैं, ये बातें दी हुई हैं, कोई नई बात हमने नहीं बताई है। सेलेक्टिबल मार्कर भी हमने बता दिया क्या होता है, इट इज द जीन दैट हेल्प टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये बातें सब हमने बता दी और ये बात समझ में भी आ गया होगा। इसी में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी आएगा, वो भी बात समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा दिया। ठीक है, चलिए। Encoding resistant to antibodies like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin. Normal E. coli cells have no resistance against these antibiotics. To link the alien DNA, the vector needs to single or very few recognition sites for the restriction enzymes. More than one recognition site gene generate. अब मान लीजिए हमने एक E. coli लिया, समझिएगा कहना क्या चाहता है।
हमने एक ई कोलाई लिया जिसमें कोई हमने फॉरेन डीएनए नहीं डाला है, क्योंकि इसमें हमने प्लाज्मिड डाला ही नहीं है, हमारा पर्पस था ही नहीं। तो अगर इस ई कोलाई को, यानी जो कि जिसमें हमने कोई फॉरेन एलियन डीएनए नहीं डाला है, इस ई कोलाई को हम एम्फिसिलिन पे ग्रो कराएं या टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराएं, ग्रो करेगी क्या? नहीं करेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम इसमें कोई प्लाज्मिड डाल दें, और हमने बोला कि जो डाला था उसमें हमने क्या किया था, अभी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट क्वालिटी था, तो भैया ये तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट क्वालिटी किसी प्रोटीन की वजह से प्राप्त होगा इसे, और वो वाला जीन तो है इसके पास, तो एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडिया पे तो ये ग्रो कर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगा। तो हम अलग कर सकते हैं कि नहीं दोनों को? हाँ, ऐसे ही अलग कर सकते हैं, इसलिए इसी क्वालिटी को हम सिलेक्टिबल मार्कर कहते हैं। तो हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल भी उसी को करते हैं जिसके पास कोई सिलेक्टिबल मार्कर टाइप की क्वालिटी हो। यही बातें यहां तक लिखी हुई हैं। अब क्लोनिंग साइट की बात करें, द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दे हैव नो प्लाज्मिड सो दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू ईदर टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन। सिंपल सी बात। जो ट्रांसफॉर्मेंट है विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दे आर रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फिसिलिन। ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दे आर रेजिस्टेंट ओनली टू द एम्फिसिलिन बिकॉज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्वालिटी को हमने बायोमेचाई से खत्म कर दिया था, डिलीट कर दिया था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया था। ठीक है, ये सब वही बातें लिखी हुई हैं। Thus, one antibiotic resistant gene help to select the transformant from the non-transformant. The inactivated antibiotic resistant gene help to select recombinants. अब क्लोनिंग साइट्स की बात हम कर रहे थे, बट दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज अ डिफिकल्ट प्रोसीजर बिकॉज इट नीड्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। सिंपल सी बात है, हमें पता करना हो कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नहीं है, तो हमें दो तरह के क्या रखना पड़ेगा, मीडिया रखना पड़ेगा। एक एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडिया रखना पड़ेगा, एक टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया रखना पड़ेगा। अगर हमें लगेगा कि नहीं भैया एम्फिसिलिन ग्रो कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन ग्रो नहीं कर रहा है, तो उनको अलग करना पड़ेगा। दैट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंसर्टेड टू द कोडिंग सीक्वेंस। ये बात हमने बता दी है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की, ये बहुत ज्यादा हिट टॉपिक नहीं है, हिट बात नहीं है। कुल मिला के हमारे एक जीन के इंसर्शन की वजह से हमने किसी प्लाज्मिड का एक कैरेक्टर क्या किया, डिलीट कर दिया, एंड दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, यहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एग्जांपल लिया गया है। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन, genetic tools of some pathogens is transformed into useful vectors for delivering genes into the plant or animal. Example, Agrobacterium turificans, pathogen of many dicot plant. इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर का। रिट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीजें एग्जाम्पल में आपसे पूछी गई हैं। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्रोबैक्टीरियम देख लिया। ट्यूमर इंक्लूडिंग टीआई प्लाज्मिड का भी पूछा गया आपसे इस्तेमाल। रिट्रोवायरस पूछा गया है, सो दे आर इनटू द एनिमल्स। अब बात करें अगर हम कॉम्पिटेंट होस्ट की, होस्ट में हम कैसे, जो भी हमने प्लाज्मिड तो तैयार कर लिया, लेकिन होस्ट में हम कैसे डिलीवर करें इसे, जिसमें हमें डालना है, तो हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं होस्ट का। इसके लिए बहुत सारा, क्योंकि वेक्टर कभी कभी हम ट्रांसफर जो है वेक्टर के साथ करते हैं, कभी कभी वेक्टरलेस ट्रांसफर करते हैं। तो जो वेक्टर के साथ ट्रांसफर करेंगे, सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, so the bacterial cell must be made competent to take up alien DNA or plasmid. For this, bacterial cells are treated with the specific concentration of divalent cation, that is calcium, so DNA enters the bacterium through the pores in cell wall. तो हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हाई वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाए, तब भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सच सेल्स आर इनक्यूबेटेड विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, तो हम चिल ट्रीटमेंट भी देते हैं। दे आर प्लेस्ड ब्रीफली एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट कॉन्टिन्यूसली इनेबल्स बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट भी देते हैं कॉम्पिटेंट को होस्ट बनाने के लिए। हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शन हो गया, जीन गन हो गया, ये सब प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं हम अपने वेक्टर को होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए। ये बातें बहुत सिंपल हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। अब आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे करते हैं, जो भी जीन है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कैसे आइसोलेट करेंगे, तो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। पहले तो हम स्पेसिफिक लोकेशन पे काटेंगे, रिस्ट्रिक्शन, पहले तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक जीन की बात करें तो कट करेंगे इसे, कटने के बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, बहुत सारी कॉपी तैयार करेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, कॉम्पिटेंट होस्ट बना के उसमें इंसर्ट करेंगे, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट के लिए, जैसे आम खट्टा था, आम मीठा बनाने के लिए हमने लिया था, तो जो जीन ऑब्टेन करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, इस सिस्टम के थ्रू होके हम जाएंगे। तो ट्रीट बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू विद द एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम, सेलुलेज, जैसा कि हमने बताया, काइटिनेज,
द सेल इज ब्रोकन रिलीजिंग डीएनए एंड अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक डीएनए की बात करें तो आरएनए इज रिमूव्ड बाय द ट्रीटिंग विद द राइबोन्यूक्लिएज, proteins are removed by the treating with the proteases, other molecules are removed by the appropriate treatments. When chilled ethanol is added, purified DNA precipitate out as fine thread in the suspension. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, स्पूलिंग बोलते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमने काटा है, जब हमने न्यूक्लियस, जब हमने सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल कर लिया तो डेफिनेट सी बात उसमें प्रोटीन भी होगा, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेंगे प्रोटीएज की मदद से, लिपिड होगा लाइपेज की मदद से, तमाम चीजों को हम डाइजेस्ट कर लेंगे। हमें मतलब है किससे, न्यूक्लिक मटेरियल से मतलब है, जिसे मतलब है उसको क्या करेंगे, जब वो बच जाएगा तो हम चिल्ड एथेनॉल ऐड करते हैं। चिल्ड एथेनॉल ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग, क्योंकि हमें उस जीन को ऑब्टेन करना है। Purified DNA is incubated with the Siskin enzyme. As the result, DNA digest. DNA fragments are separated by the techniques called gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. हम एगारोज जेल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। एगारोज जेल के बारे में आपको पता होगा। एगारोज हम ऑब्टेन करते हैं एक सीवीड से, और डिस्टिल वाटर में हम जब मिक्स करते हैं तो एक स्लरी बनता है, और उसका इस्तेमाल हम करते हैं जो अपना कट पीस है डीएनए का, उसको सेपरेट करने के लिए। तो हमारे पास बहुत टेक्निक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं इसे। डीएनए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, चूंकि हम कैथोड एनोड ऐड कर दें तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने के नाते जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा, और जो छोटा फ्रेगमेंट होगा पॉजिटिव से थोड़ा दूर होगा, क्योंकि उस पर कम निगेटिव चार्ज होगा, उसका अट्रैक्शन कम होगा। इस मेथड से हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। या हमारे पास ये भी मेथड होता है कि अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखें तो जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, तो प्लेट पे पहले ही जहां पे हम उसे उड़ेलेंगे वहां पहले ही रहेगा, छोटा वाला थोड़ा और आगे तक मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हम जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको उनके डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी या उनके चार्ज के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम आइसोलेट कर सकते हैं। टेक्निक होता है। हमें पता है कि डीएनए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, सो इट्स मूव टुवर्ड द एनोड। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट ऑफ एगारोज जेल polymer from seaweed. Smaller size fragment move further. The process of repeated with the vector DNA also. DNA fragments can be seen as bright orange colored band when they are exposed to the ethidium bromide. That process is known as elution. ethidium bromide का जिक्र नहीं है यहाँ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की बात करें, अब हमने आइसोलेट कर लिया है, हमने पता कर लिया है, तो हमारा प्रयास होगा कि इसका मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकें। तो पीसीआर टेक्निक है जिसको कैरी मोलियस ने डेवलप किया था, जिसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने थर्मोसाइक्लर एक मशीन थी उसका इस्तेमाल किया था पीसीआर के लिए। इसको 3 स्टेजेस में परफॉर्म करते हैं पीसीआर को। पीसीआर इज द synthesis of multiple copies of gene of interest in vitro using 2 sets of primers and the enzymes DNA polymerase. Primers are small chemically synthesized oligonucleotides. They are complementary to the regions of DNA. फिर हम बात करें पीसीआर होता क्या है, तो पीसीआर के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनेलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। सवाल जो पूछे गए कैसे पूछा जाता है, तो डीनेचुरेशन की बात करेंगे तो डीनेचुरेशन के लिए हम लगभग टेम्परेचर रखते हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखते हैं, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर एनेलिंग में हम क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। एनेलिंग में आरएनए प्राइमर इंसर्ट करते हैं, और चूंकि एक्सटेंशन कराते हैं तो इसमें हमें न्यूक्लियस, हमें क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो ये चूंकि जो एक्सटेंशन होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाला कार्यक्रम कराते हैं हम। 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे पढ़ा होगा बुक में, और इसे कराते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमारे अपने पॉलीमरेज जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करेंगे, इसलिए एक्सटेंशन पे यहाँ जो पॉलीमरेज इस्तेमाल करते हैं वो थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन करते हैं। वो हीट रेजिस्टेंट होता है, तो हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, टैग पॉलीमरेज कहते हैं, यहाँ लिखा होगा। स्टेप्स की बात करें, डिनेचुरेशन, इट इज द हीटिंग ऑफ टारगेट डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट एट हाई टेम्परेचर लाइक 94 डिग्री सेंटीग्रेड टू सेपरेट द स्ट्रैंड. Each strand acts as template for DNA synthesis. The second stage is annealing. It is the joining of 2 primers at 52 degree centigrade at the 3' end of the DNA. Extension की बात करें, it is the addition of nucleotides to the primer using the thermostable DNA polymerase called tag polymerase. टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑब्टेन करते हैं हम कहा थर्मस एक्वेटिकस से, जो रेजिस्टेंट होता है हीट के खिलाफ। ठीक है, थ्रू कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन द डीएनए सेगमेंट्स इज एम्प्लीफाइड अप टू द 1 बिलियन कॉपीज. द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स कैन बी यूज्ड टू लाइगेट विद द वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग. अब हमारे पास आता है क्या, इंसर्शनल रिकॉम्बिनेशन डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. अब होस्ट ऑर्गेनिज्म में इसको हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. प्रोसेस सेम होता है,
कि हम होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बनाएं, इधर बाया माइक्रोगन इंजेक्शन, ये तमाम चीजों से वेक्टरलेस ट्रांसफर करें या वेक्टर सहित ट्रांसफर करें, इन बातों को अभी हमने पीछे देखा था कि कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम जीन प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे। द अल्टीमेट एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोडक्ट। डिजायरेबल प्रोडक्ट ही तो प्राप्त करना था, हमें प्रोटीन ही ऑब्टेन करना था। If the protein encoding foreign gene is expressed in the heterologous host, it is called the recombinant protein. Cells with the foreign genes can be grow in laboratory. The cultures are used to extract desired protein and purify it by using separation techniques. The cells can be multiplied in a continuous culture system. Here he used medium for drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain cells and physiologically active, so produce a larger biomass. It yields more desirable protein. ये सब सिंपल सी बातें हैं यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमें समझना भी नहीं है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो डिवाइस, उसे कहते हैं बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर हमारे बुक में दो तरह के डिस्कस किए गए हैं, स्टीयर्ड और स्पार्ज टाइप के। दोनों के फंक्शन का तरीका अलग है। These are the vessels which having raw materials are biologically converted into the specific product, enzymes, etc. using microbial, plant, animal or human cells. Bioreactors are used to produce a large quantity of product. They can process 100 to 1000 liters of culture. A bioreactor provides optimal growth conditions, temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen to get desirable product. हमारे पास दो तरह के बायोरिएक्टर का जिक्र है। बायोरिएक्टर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है क्योंकि जो भी हमने जीन बनाया है उससे हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो लार्ज लेवल पे अगर हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन करना हो तो जो भी सुटेबल कंडीशंस होती हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन सुटेबल कंडीशंस को हम एक लार्ज कंटेनर, लार्ज वेसल में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उस प्रोडक्ट को बना सकें। तो हमारे यहाँ दो तरह का स्टीयर्ड और स्पार्ज का जिक्र है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टीयर्ड टाइप, stir tank bioreactor. It is usually cylindrical or with the curved base to facilitate the mixing of the reactor content. The stirred facilitate even mixing and oxygen availability. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. तो दो तरह के रिएक्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, स्टीयर्ड और स्पार्ज्ड। An agitator system, an oxygen delivery system, a foam control system, temperature control system, pH control system, sampling port, ये तमाम चीजें उसमें अवेलेबल होती है। It is the series of processes such as the separation and purification. If we talk about the downstream processing, तो downstream processing है क्या? It is the series of processes such as separation and purification of product after the biosynthesis stage. The product is formulated with the suitable preservative. Such the formulation undergoes clinical trials and strict quality control testing. कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। प्यूरिफाई करने के बाद हम प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे ताकि वो खराब ना हो। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल कराएंगे। क्लिनिकल ट्रायल के बाद पता चलेगा कि नहीं भैया प्रोडक्ट सही है, तब हम उसे मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इतने की। अब बात आएगा नेक्स्ट क्या, एंड नेक्स्ट बात जो होगी नेक्स्ट एनसीईआरटी में जब देखिएगा तो क्या होगा, थैंक यू होगा। चलिए तो इतना जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। टाटा, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।